नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूब एक्सप्लेनर में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन एक्सप्लेन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बूढ़े व्यक्ति के खांसने से होती है। उसकी आवाज लड़खड़ाती हुई फुसफुसाहट जैसी है। मैं एक सभ्य समाज का रहने वाला इंसान हूं। तभी एक छोटी बच्ची खाने का कटोरा लेकर उसके घर में प्रवेश करती है। उनकी हालत देखकर वह पूछती है, श्रीमान सियो, आप ठीक है? मेरी माँ ने यह आपके लिए भेजा है। बूढ़े सियो उसे धन्यवाद देते हैं। लड़की खाना जमीन पर रखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाइए और कुछ और साबुन बनाइए। इतना कहकर वह चली जाती है और बर्फीले तूफान में गायब हो जाती है। सियो एक सभ्य दुनिया का निवासी है। इस शापित दुनिया में आए उसे 50 साल हो गए हैं। वह, डायरेक्टर किम और अन्य कर्मचारी एक कंपनी की कार्यशाला में जा रहे थे, तभी भूस्खलन ने उन्हें बहा दिया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया, जहां घर के आकार की 3 पूंछ वाली लोमड़ियां, विशालकाय 2 सिर वाले सांप और तलवारों पर आकाश में उड़ने वाले योद्धा थे। यह दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मार्शल आर्ट के उपन्यासों में लिखी होती थी। पता चला कि उनके अधिकांश सहकर्मी खूब तरक्की कर चुके थे। 3 दिनों के भीतर ही उनके भाग्य का खुलासा हो गया। उनकी पौराणिक प्रतिभाओं से प्रेरित होकर ऋषिस्मान प्राणी स्वर्ग से उतरे और उन्हें अपने साथ ले गए। केवल को और निर्देशक किम ही पीछे रह गए। उन्हें भी किसी विशेष घटना के घटित होने की आशा थी। अद्भुत क्षमताओं के बावजूद इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी होने के कारण उन्होंने मजदूरी का सहारा लिया। 6 महीनों तक उन्होंने सिर्फ पेट भरने के लिए एक बाजार में छोटे मोटे काम किए। एक दिन निर्देशक किम ने घोषणा की कि वह अब इस तरह नहीं जी सकता। उसने अपनी सारी बची हुई रकम एक सड़क विक्रेता से खरीदी गई तीसरे दर्जे की मार्शल आर्ट्स की किताब पर खर्च कर दी। हालांकि सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उस किताब को केवल 3 महीनों में पूरी तरह सीख लिया और एक मार्शल आर्ट योद्धा बन गया। वह लगातार ऊंचे स्तरों तक पहुंचता गया और अधिक शक्तिशाली तकनीकें सीखता गया। अंततः एक शक्तिशाली योद्धा बनने के बाद वह जांग लोगों की भूमि के लिए निकल पड़ा और सियो को पीछे छोड़ गया। सियो हमेशा अपने चमत्कार का इंतजार करता रहा, लेकिन वह चमत्कार कभी नहीं आया। 50 साल बाद वह बस एक बूढ़ा आदमी रह गया था, जो साधारण सर्दी से मरने की कगार पर था, खून खांस रहा था और पृथ्वी की यादों को पकड़े हुए था। उसने जीवित रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। उसने इस दुनिया की भाषा सीखी, मजदूरी की, जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदा और अपना घर बनाया। उसने साबुन बनाकर और बेचकर थोड़ी सफलता भी हासिल की, क्योंकि इस मध्ययुगीन दुनिया में साबुन एक नई चीज थी। लेकिन यह सफलता भी तब खत्म हो गई जब चोरों ने उसका फार्मूला चुरा लिया, उसकी नकल करके साबुन बनाना शुरू कर दिया और उसे बाजार से बाहर कर दिया। अब वह बस मौत का इंतजार कर रहा था। इस दुनिया द्वारा ठुकराए जाने के बाद निराश सियो चिल्लाया, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, फिर मुझे और क्या करना होगा? वह रोने लगा और सोचने लगा कि उसे कभी क्यों नहीं चुना गया। उसकी किस्मत में हमेशा असफलता ही क्यों लिखी थी। उसने सब कुछ खो दिया। उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और उसकी पलकें भारी होने लगती है। जैसे जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म होती है, वह सोचता है कि अगर उसके पास थोड़ी और ताकत होती तो शायद उसके पास एक मौका होता। बीमार और अकेले अपने बिस्तर पर लेटे हुए सियो का जीवन समाप्त हो जाता है। और तभी एक तेज चमकदार रोशनी के साथ वह फिर से अपनी आंखें खोलता है। वह अपने हाथों को नीचे देखता है। ये किसी बूढ़े आदमी के झुर्रीदार और कमजोर हाथ नहीं है, बल्कि जवान और ऊर्जा से भरे हुए हाथ है। उसने अपने पुराने दुनिया वाले कपड़े पहने हुए हैं, एक नीली शर्ट और ट्रैक पैंट। वह चारों ओर देखता है और उन सभी को देखता है, डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जॉन और बाकी लोग। इसी सदमे के पल में सियो को एहसास होता है कि वह वास्तव में कभी पूरी तरह बेबस नहीं था। उसे समय पीछे लौटने, रिग्रेशन, की शक्ति मिल चुकी थी। यह उसका पहला रिग्रेशन था।
आधे सिर के बाल कटे हुए डायरेक्टर किम भ्रमित होकर चारों ओर देखते हैं। क्या हो रहा है? हम तो अभी एक वर्कशॉप के लिए जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ है, लेकिन सियो जानता था। यह पहला दिन था। सियो को धुंधली सी याद आने लगी कि वे यहाँ कैसे पहुंचे थे। एक एसयूवी, अचानक हुआ भूस्खलन, और फिर एक तेज चमक। 50 साल पुरानी यादें धुंधली थीं, लेकिन वह धीरे धीरे उन घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे, डिप्टी मैनेजर। लेकिन सियो अपने विचारों में खोया हुआ था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब जब मैं वापस अतीत में आ गया हूं, तो मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? रिग्रेशन वाली कहानियों में, सियो ने सोचा, लोग अपने भविष्य के ज्ञान का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ साबुन बनाना आता है। अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। मैनेजर सियो यून ह्यून। एक आवाज गूंजी। उस आवाज ने सियो को उसकी सोच की दुनिया से बाहर ला दिया। उसने मुड़कर देखा तो सामने सेक्शन चीफ जियान खड़ा था। माफ कीजिए, सियो बोला, मैं बस थोड़ा घबरा गया था। स्विश! एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। सियो के गाल में जलन होने लगी। सब लोग हैरानी से देखने लगे। डिप्टी मैनेजर सियो। जॉन चिल्लाया, तुम कमीने! पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चलाते समय तुम सो गए थे। तुम्हारी वजह से हम सब लगभग मर ही गए थे। सियो वहीं खड़ा रह गया, जैसे सदमे में हो। डिप्टी मैनेजर, यह पदवी उसे अजनबी लग रही थी। उसने 50 सालों से यह शब्द नहीं सुना था, और उसे समझ ही नहीं आया कि जॉन उससे बात कर रहा था। जॉन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। क्या तुम चाहते हो कि वापस पहुंचते ही तुम्हारी नौकरी चली जाए? इस धमकी ने सियो की सारी यादें वापस ला दीं। अब सियो को याद आया कि यह आदमी कौन था। सेक्शन चीफ जॉन मोंग ह्यून। एक असली गाली इंसान। वह कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भतीजा था और उसने अपनी नौकरी सिर्फ रिश्तेदारी और सिफारिश के दम पर हासिल की थी। जैसे ही जियान फिर से सियो की ओर बढ़ा, चीफ उनके बीच आ गया। बस करो, जॉन, चीफ ने कहा। यह भूस्खलन था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा, चीफ? जॉन ने जवाब दिया। यह पागल गाड़ी चलाते समय सो गया था। इसी वजह से हम इस मुसीबत में फंसे हैं। सियो की यादें और साफ होने लगीं। उसे याद आया, वह सच में गाड़ी चलाते समय सो गया था। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जॉन, जिसे असल में गाड़ी चलानी थी, उसने पिछली रात अपना एक हफ्ते का बचा हुआ सारा काम सियो पर डाल दिया था, जिसकी वजह से सियो को पूरी रात जागकर काम करना पड़ा। यह बेवकूफ कमीना! जॉन चिल्लाया और सियो की ओर उंगली दिखाते हुए बोला, हम इसकी वजह से यहां फंसे हुए हैं। अगले 50 सालों की सारी यादें सियो के दिमाग में बार की तरह लौट आईं। उसे याद आया कि उस समय वह इतना हैरान और डरा हुआ था कि उसने बस माफी मांग ली थी। उसने सारी गलती अपने ऊपर ले ली थी और फिर अगले आधे जीवन तक यही करता रहा। लुटेरों से माफी मांगना जिन्होंने उसे लूटा था, उन मार्शल आर्टिस्टों से माफी मांगना जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, और उन अधिकारियों से माफी मांगना जिन्होंने भारी टैक्स लगाकर उसे गरीबी में धकेल दिया था। लेकिन उस नरक जैसी जिंदगी से उसने एक बात सीखी थी, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने झुकते हो जिन्हें तुम हरा नहीं सकते। सियो सीधा खड़ा हो गया। सेक्शन चीफ जॉन, उसने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है कि आप गुस्से में हैं, लेकिन अभी एक दूसरे पर दोष लगाने का समय नहीं है। तुम कमीने! जियान गर्जा और सियो के चेहरे पर मुक्का चलाया। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? वह मुक्का सब कुछ तय कर गया। अब ऐसे आदमी के सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं थी। सियो ने घूमकर अपनी पूरी ताकत से जॉन के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे जॉन पीछे लड़खड़ाते हुए गिरने लगा। बाकी लोग हैरानी से देख रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। लेकिन सियो नहीं रुका। वह आगे बढ़ा और जॉन पर टूट पड़ा, लगातार वार करने लगा। उसकी पिछली जिंदगी ने उसे दर्द का असली मतलब सिखाया था। उसे मार्शल आर्टिस्टों ने पीटा था, लुटेरों ने पीटा था, और भ्रष्ट अधिकारियों ने भी उसे कुचला था। लेकिन अब सियो जॉन को दबाए हुए था।
जमीन पर जॉन को दबाए हुए सीओ को एहसास हुआ कि उस क्रूर दुनिया ने उसे एक उपहार दिया था। उसके सहकर्मियों में हिंसा सहने या करने की क्षमता नहीं थी। वह जानता था कि आंखों पर किया गया वार डर को कई गुना बढ़ा देता है। वह यह भी जानता था कि जब किसी इंसान को बुरी तरह पीटा जाता है तो उसकी जुबान से अनजाने में दो शब्द निकलते हैं, मुझे माफ कर दो। और जैसा सीओ ने सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे माफ कर दो, जॉन ने दर्द से कराहते हुए कहा। सीओ के पास कोई रहस्यमय शक्ति नहीं थी, नहीं दुनिया हिला देने वाली मार्शल आर्ट की क्षमता, लेकिन आखिरकार उसके पास एक ऐसी ताकत थी जिससे वह अपनी किस्मत बदल सकता था। डायरेक्टर किम, चीफ ओ और बाकी लोग उसे देख रहे थे। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। सबसे पहले डायरेक्टर किम ने अपनी आवाज संभाली, हालांकि उसमें हल्का कंपन था। ड्यूटी मैनेजर सीओ, वजह चाहे जो भी हो, तुमने अपने साथी के साथ इतनी बेरहमी से कैसे मारपीट कर दी? आप सही कह रहे हैं, डायरेक्टर किम, सीओ ने शांत भाव से जवाब दिया। उसने बहस करने की कोशिश भी नहीं की। मेरा गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया था। सबको डराने के लिए माफी चाहता हूं। यह कहते हुए उसने समूह के सामने गहराई से झुककर प्रणाम किया। गाड़ी में चला रहा था। मुझे अफसोस है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। डायरेक्टर किम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। सेक्शन चीफ जियान भी कुछ ज्यादा ही कठोर हो गया था। उन्होंने कहा, तुम भूस्खलन को रोक नहीं सकते थे। उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी। डायरेक्टर किम ने सीओ से जियान से माफी मांगने को कहा। सीओ ने बिना विरोध किए ऐसा ही किया। वह जानता था कि भविष्य में डायरेक्टर किम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों में से एक बनने वाला था। अभी उसका साथ देना आगे चलकर बहुत फायदा दे सकता था। उसका भरोसा जीतना ही सबसे समझदारी भरा कदम था। सीओ ने फिर अपना ध्यान दूसरी ओर घुमाया। जियान के पास जाकर सीओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा थी, उसने सपाट आवाज में कहा। मैं माफी मांगता हूं। जॉन, जिसका चेहरा सूजकर बैंगनी पड़ गया था, बदला लेने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सीओ की आंखों से मिली, वह रुक गया। उन आंखों में डर का नाम तक नहीं था। जब स्थिति शांत हो गई, तो डायरेक्टर किम ने जंगल की ओर इशारा किया। हमें किसी गांव को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे सही रास्ता है। सीओ ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह सच्चाई जानता था। यह आरोहण का रास्ता, असेंशन पाथ, था मुरिम की दुनिया की एक खतरनाक जगह, जहां सिर्फ एक नियम चलता था, ताकतवर कमजोरों को निगल जाते हैं। यहां अमर और योद्धा शक्ति और सम्मान के लिए लड़ते थे, और यहां आसपास कई मील तक कोई गांव नहीं था। लेकिन सीओ ने यह नहीं बताया। इसके बजाय उसने कहा, सूरज डूब रहा है। हमें रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए और वहां आश्रय बनाना चाहिए। डायरेक्टर किम ने सिर हिलाया। लेकिन कार का क्या? उसमें वर्कशॉप के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई है। कार हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। लेकिन सीओ जानता था कि अगर वह यह कहेगा तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। हम अलग अलग हो जाते हैं, सीओ ने सुझाव दिया। एक टीम कार को ढूंढ रहेगी और दूसरी टीम रहने के लिए सुरक्षित जगह। अंधेरा होने से पहले हम यहीं वापस मिलेंगे। कुछ घंटे बाद सीओ ने एक गुफा खोज ली थी और उसके अंदर आग जला दी थी। समूह उसके द्वारा इकट्ठा की गई जड़ वाली सब्जियां खा रहा था। तभी काले बालों वाली एक लड़की ने सबके मन में चल रहा सवाल पूछ दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम तो भूस्खलन के समय कार के अंदर थे, फिर हम यहाँ कैसे पहुंच गए? लेकिन कार यहाँ क्यों नहीं आई? एक लड़की ने कहा, इसका स्वाद तो शाहबलूत, चेस्टनट जैसा है। दूसरी लड़की ने टिप्पणी की, क्या यह कुरकुरा है? सीओ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और भी बहुत है, जितना चाहो खा सकते हो। डायरेक्टर किम हंस पड़े। यह एक गंभीर स्थिति है, लेकिन मैनेजर सीओ की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मजेदार कैंपिंग पर आए हैं। मुझे हमेशा से पता था कि तुम भरोसेमंद हो। सीओ ने देखा कि जॉन एक कोने में उदास बैठा था और खाना खाने से इनकार कर रहा था। डायरेक्टर किम ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, ताकि जॉन भी सुन सके, मैनेजर सीओ, अगर मुझे सही याद है
तो तुम कल रात देर तक काम करने की वजह से बहुत थके हुए थे, ए ना? हाँ, यह सही है, भूरे बालों वाली एक लड़की ने कहा। हमारे मैनेजर बहुत मेहनती है, लाल बालों वाली लड़की ने आगे कहा। और उनके ढूंढे हुए इस गुफा की वजह से तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कैंपिंग कर रहे हैं। सीओ जानता था कि वे सही कह रहे थे। उसके पिछले जीवन में इस गुफा को ढूंढने के लिए उन्हें कई घंटे तक बिना दिशा के भटकना पड़ा था, लेकिन इस बार उसने बस कंधे उचकाए। मेरी किस्मत अच्छी थी। सब लोग हंस पड़े और बोले कि उसे बस उनकी तारीफ स्वीकार कर लेनी चाहिए। सीओ ने भी हल्की मुस्कान दी और उस पल को महसूस किया, क्योंकि वह जानता था यह आखिरी बार था जब वे सभी साथ बैठकर हंस रहे थे। अगली सुबह सीओ घुटनों के बल बैठा हुआ था और कांपते हुए जंगल के स्वामी को प्रणाम कर रहा था। उसके सामने एक विशाल 7 पूंछों वाली लोमड़ी खड़ी थी, जिसकी आंखें चमकदार लाल थीं। लोमड़ी मुस्कुराई। वह दृश्य बेहद डरावना था। इंसान। उसकी आवाज गहरी और प्राचीन थी। तुम्हारी गंध बहुत अनोखी है। मेरे 1000 सालों के जीवन में मैंने कभी भी तुम्हारे जैसी अनोखी गंध वाले इंसान को नहीं देखा। उस हलचल से काले बालों वाली लड़की जाग गई। क्या हो रहा है? उसने गुफा से बाहर आते हुए पूछा। उसकी नजर जैसे ही लोमड़ी पर पड़ी, उसके मुंह से डर से भरी चीख निकल गई। उसकी चीख से बाकी लोग भी जाग गए। एक एक करके सभी गुफा से बाहर आने लगे, और उस भयानक जीव को देखते ही उनकी चीखें भी गूंज उठीं। थोड़ा सम्मान दिखाओ, सीओ ने पीछे मुड़कर उन्हें डांटते हुए कहा। जंगल के स्वामी के सामने घुटनों के बल बैठो। लोमड़ी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। जब भी मैं तुम्हारी जाति के लोगों से मिलता हूं, मुझे याद आता है कि तुम कितने मूर्ख और असभ्य हो। आमतौर पर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देता, लोमड़ी ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। लेकिन फिर उसकी नजर सीओ पर गई। हालांकि उसने संतुष्ट होकर आवाज निकाली, क्योंकि तुम लोगों में से एक जानता है कि अपनी जगह कैसे रखनी है, इसलिए मैं दयालु रहूंगा। उसकी लाल आंखें डरे हुए समूह पर घूमी। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें मेरे क्षेत्र में घुसने की कीमत चुकानी होगी। अपना एक हाथ मुझे दे दो और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। उसकी बात हवा में लटक गई। यह सुनकर उनका डर और भी गहरा हो गया। सीओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यह पल अपने पिछले जीवन से बिल्कुल याद था। उसे याद था लोगों की चीखें, उनका डर और घबराहट, और कैसे गुस्से से भरी इस लोमड़ी ने उन सभी को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन इस बार सीओ के मन में थोड़ी राहत की भावना आई। कम से कम इस बार लोमड़ी ने उसके व्यवहार और सम्मान को पहचाना था, बजाय इसके कि वह तुरंत उन्हें फाड़ डालती। लोमड़ी ने अपने होंठ चाटते हुए पूछा कि उनमें से कौन अपना हाथ देने के लिए तैयार है। सिर्फ एक हाथ ही तो है, सीओ ने मन ही मन सोचा। इसे चुकाने के लिए यह छोटी सी कीमत है। इसके अलावा वह जानता था कि 2 दिन बाद आने वाले साधक, कल्टीवेटर्स, आसानी से उसके कटे हुए अंग को ठीक कर सकते थे। उसने पहले से ही दर्द कम करने वाली एक जड़ी बूटी भी तैयार कर रखी थी। अपने मन को मजबूत करते हुए सीओ ने अपनी आस्तीन ऊपर की और कांपता हुआ हाथ उस भयानक जीव की ओर बढ़ा दिया। मैं अपना हाथ दूंगा, उसने घोषणा की। बाकी लोग हैरान रह गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वह उनके लिए खुद को कुर्बान कर रहा था। तुम अपनी जगह जानते हो, इंसान, लोमड़ी ने गहरी आवाज में कहा। उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा। इसके बदले में मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। वह झपटी। अगले ही पल सीओ के गले से दर्द भरी चीख निकल गई। लोमड़ी के जबड़े उसके हाथ पर बंद हो गए और उसका हाथ पूरी तरह अलग हो गया। उसके साथी डर के मारे दूसरी तरफ देखने लगे। वे उस भयानक दृश्य को देख नहीं पा रहे थे। तेज दर्द ने सीओ के पूरे शरीर को घेर लिया। आंखों से आंसू बहते हुए उसने अपने बचे हुए हाथ से जड़ी बूटी निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जड़ी बूटी निगलने के बाद लोमड़ी थोड़ी निराश दिखाई दी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी गंध को देखते हुए तुम्हारा स्वाद अलग होगा, लोमड़ी ने कहा। लेकिन तुम भी बाकी इंसानों जैसे ही हो, बल्कि तुम्हारे खून में मौजूद अशुद्धियों के कारण और भी खराब। जब लोमड़ी बोल रही थी, उसी दौरान जड़ी बूटी ने अपना असर शुरू कर दिया। असनीय दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और सीओ फिर से सोचने की स्थिति में आने लगा।
उसने अपना सिर झुका दिया। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी भेंट। मुझे अफसोस है कि मेरी भेंट आपको पसंद नहीं आई। सीओ ने सिर झुकाकर कहा। लोमड़ी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम मेरे क्षेत्र में 7 दिनों तक रह सकते हो, उसने जाते हुए कहा। मेरी दिव्यता, डिविनिटी, तुम्हें यहां मरने से बचाएगी। फिर उसने एक ही शक्तिशाली छलांग लगाई और आसमान में उड़ गई। कुछ ही क्षणों में वह गायब हो गई। जैसे ही लोमड़ी वहां से चली गई, बाकी लोग तुरंत सीओ के पास दौड़ आए। सब लोग अंदर चलो, सीओ ने दर्द सहते हुए कहा और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मैं सब कुछ समझाऊंगा। गुफा के अंदर सीओ ने उन्हें बताया कि उस सुबह लोमड़ी ने उसे क्या बताया था। हम मुरीम नाम की भूमि में है। यह नाम सुनते ही पूरे समूह में हलचल मच गई। मुरिम, डायरेक्टर किम ने अविश्वास से दोहराया। क्या वही जो कहानियों में होता है? इससे फर्क नहीं पड़ता, सीओ ने दर्द भरी आवाज में कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 1 हफ्ते तक सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने कीमत चुका दी है। सिर्फ 1 हफ्ते? डायरेक्टर किम ने चिंता से पूछा। उसके बाद क्या होगा? सीओ ने मुश्किल से सांस ली। अगले हफ्ते वह फिर एक नई कीमत मांगेगी। यह सुनकर गुफा में सन्नाटा छा गया। उसी समय जड़ी बूटी का शांत करने वाला असर और मजबूत होने लगा। सीओ की पलकें भारी होने लगीं। मैं थोड़ा आराम करूंगा, वह धीरे से बोला, और तुरंत सो गया। 15 घंटे बाद सीओ की आंख खुली। वह अंधेरी गुफा में अकेला था। बाहर से उसके साथियों की धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाजें सुनाई दे रही थीं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जबकि उसने हमारे लिए अपना हाथ कुर्बान कर दिया? चीफ ओ जॉन से गुस्से में पूछ रहा था। तो फिर योजना क्या है? जॉन ने पलटकर जवाब दिया। हर हफ्ते कौन अपना हाथ या पैर देने के लिए तैयार होगा? चीफ ओ ने विरोध किया। मैनेजर सीओ हमारे लिए उपयोगी है। उसने हमारे लिए खाना ढूंढा और यह सुरक्षित जगह भी खोजी। बिल्कुल, जॉन ने ठंडी और बेरहम आवाज में कहा। अगले 1 हफ्ते तक हम उससे जितना फायदा उठा सकते हैं, उठाएंगे। वह पहले ही अपना एक हाथ खो चुका है। वह ज्यादा समय तक वैसे भी नहीं टिक पाएगा। अगली बार बलि के लिए उसी को इस्तेमाल करेंगे। छाया में छिपा हुआ सीओ यह सब सुन रहा था। उसके अंदर धीरे धीरे ठंडा गुस्सा बरने लगा। अब जब वह कमजोर था, जॉन उसे इंसान नहीं बल्कि एक ऐसे जानवर की तरह देख रहा था जिसे समय समय पर काटकर उनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। सीओ का हाथ एक मुट्ठी जितने बड़े पत्थर पर कस गया।